डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है क़ायद आज़म के 14 निकात। पिछले लेक्चर में हमने तहरीक हिजरत नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। क़ायद आज़म के 14 निकात ये क्यों पेश किए गए, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी जो बुनियादी वजह है वो नेहरू रिपोर्ट है। 1928 में पंडित नेहरू ने जब एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से याद किया जाता है, उस रिपोर्ट में जो पिछले हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वादे हुए थे, इन तमाम वादों को जो है वो कुचल दिया गया और मुसलमानों के जो हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी उसको भी कुचल दिया गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में 14 निकात पेश किए। ये जो 14 रहनुमा असूल हैं, ये दरअसल पाको हिंद के मुसलमानों के लिए रहनुमा असूल थे, जिसके तहत मुसलमानों के समाजी, माशी और सियासी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिला और उनको जो है वो मजहबी आज़ादी और सियासी और माशी आज़ादी नसीब हुई। तो ये जो रहनुमा असूल, ये जो निकात हैं, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वफाकी तर्ज का आइन है। मुल्क में जो भी कानून, जो भी आइन बनाया जाए वो वफाकी तर्ज का होना चाहिए, यानी तमाम सूबों के लिए यकसा असूल, उसमें जो है यकसा कानून जो है वो नाफज किया जाए। दूसरा इसका पॉइंट है दाखिली खुद मुख्तारी। हर सूबे को जो है ये खुद मुख्तारी दी जाए, दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। दाखिली खुद मुख्तारी का मतलब है कि जो उसके इंटरनल मामलात हैं, जो पॉलिसीज हैं, हर सूबा जो है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है अपने इंतजामात को चलाए और अपने सूबे के जितने भी जो मामलात हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। इसमें वफाक जो है हर किस्म की दखल अंदाजी से गुरेज करे। तीसरा, अकलीतों की नुमाइंदगी। हर सूबे में यहाँ पे भी अकलियत है। अकलियत अगर किसी सूबे में मुसलमान कम तादाद में है तो वहां पे मुसलमान अकलियत में है। अगर किसी सूबे में हिंदू या सिख उनकी तादाद कम है और मुसलमानों की अक्सरियत है तो वो अकलियत में शामिल होंगे। तो क़ायद आज़म ने यकसा बात की कि अकलियतों को जो है वो असम्बली में, इलेक्शन में, दीगर मामलात में जो है वो उनकी नुमाइंदगी जरूरी है। उसके बाद मरकजी असम्बली में मुसलमानों की तादाद। क़ायद आज़म ने यह भी अपने निकात में पेश किया, ये असूल भी रखा कि मरकजी असम्बली में जो है, जो तमाम सूबों की असम्बली है, उसमें जो है मुसलमानों की 1/3 तादाद होना जो है वो लाजमी है। 1/3 तादाद का मतलब है कि हर 3 में से कम एक मुसलमान रुकन जो असम्बली लाजमी हो। जुदागाना इंतखाबात का असूल, ये जब पिछली नेहरू रिपोर्ट से पहले जो है वो मुलाकात ये अंग्रेज रहनुमाओं से हुई तो उसमें भी जो है वो मुसलमान रहनुमाओं ने जुदागाना इंतखाबात का जो असूल पेश किया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो है इस असूल को भी मुस्तरद कर दिया गया। तो क़ायद आज़म ने दोबारा से ये जुदागाना इंतखाबात का असूल पेश किया और साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई फिरका, अगर कोई जमात मखलूत इंतखाबात को मुंतखब करना चाहे, पसंद करे, तो वो भी कर सकती है। अगर कोई जुदागाना करना चाहते तो उसकी अपनी मर्जी। छठा पॉइंट है सूबों की हदूद। जो हदूद सूबों की मुकर्रर कर दी गई है, जो बाउंड्री लाइन मुकर्रर कर दी गई है, उसमें जो है कोई भी कमी पेशी ना की जाए। खास तौर पे उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनको जो है वो बिल्कुल उनकी हदूद में कोई भी तब्दीली ना की जाए। पॉइंट नंबर 7 जो है मजहबी आज़ादी। मुसलमानों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। मुसलमान अपनी मर्जी से अल्लाह वहदहू ला शरीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी बसर करें।
इसके लिए मुसलमानों को जो है वो मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है खास फिरके के लिए कानून। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि किसी भी फिरके से मराद कोई भी जमात, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी जो फिरका हो, उसके लिए जो है कोई अलग से कानून ना बनाया जाए। अगर कोई कानून किसी फिरके के लिए अलग से बनता है, अगर उसकी 1/3 या 1/4 लोग जो है वो मिलके 1/4 लोग मिलके जो है उसके खिलाफ एहतजाज करते, तो उस कानून को फौरन मुस्तरद कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, सूबा सिंध की अलहदगी। जो सूबा सिंध जो है मुंबई के साथ जो अटैच था, इसको जो है वो अलहदा से सूबा बनाया जाए, क्योंकि वहां पे जो है वो मुसलमान अक्सरियत में थे। कायदे आजम ने यह भी उसूल पेश किया कि ये अक्सरियती सूबा जो है ये मुंबई से अलहदा कर दिया जाए और इसको नाम सूबा सिंध का नाम दे दिया जाए। पॉइंट नंबर 10, बलोचिस्तान और सरहदी शुमाल मगरबी सरहदी जो सूबा है, इसमें भी वही इस्लाहात नाफज की जाएं, इसमें भी वही तब्दीलियां लाई जाएं जो कि दूसरे सूबों में, जो दूसरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, दीगर जो सूबे, उनमें जो इस्लाहात नाफज की गई, तो बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो है इसमें भी यही इस्लाहात नाफज की जाएं। पॉइंट नंबर 11, सरकारी मुलाजमतें। कायदे आज़म ने मुसलमानों के हकूक को, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हुए ये बात वाज़ेह की कि मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतें दी जाएं, उनकी अहलियत, इनकी काबिलियत और इनके तनासब के साथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने वाज़ेह कर दी कि इनका तनासब के साथ इनको सरकारी मुलाजमतों में इनका हिस्सा दिया जाए। आगे जो पॉइंट है, मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़। मुसलमानों का मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुसलमान है तमाम मज़ाहब से, हमारा जो मज़हब इस्लाम है ये तमाम मज़ाहब से एक अलग मज़हब है, तो मुसलमानों को जो उनके मज़हब के मुताबिक और इनकी सकाफत जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, इसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दी जाए और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। सूबाई और मरकजी वजारतें, मुसलमानों को सूबों में भी और मरकज में भी जो है वो वजारतें दी जानी चाहिए। और लास्ट पे इसका जो पॉइंट है, आइन में तब्दीली। अगर किसी भी आइन में, किसी भी कानून में जो है वो तब्दीली करने की जरूरत पेश हो, तो उसमें जो है वो तमाम सूबे उनकी मुदाखलत के साथ जो है वो उसमें तब्दीली की जाए। सूबों की मुदाखलत या सूबों को शामिल किए बगैर किसी भी किस्म की आइन में, कानून में तब्दीली ना की जाए। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ये 14 नकात है, इनका तज्जिया हम करते हैं, तो ये जो नकात ना सिर्फ मुसलमानों के सियासी हुकूक की तर्जमानी की, बल्कि हिंदुस्तान में जो दस्तूरी इस्लाहात पेश की गई, जो इस दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी इसके अंदर शामिल है। ये इसके जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे के पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग्स है। इसी के मुताबिक आपने इसका ये क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह तैयार करना। अल्लाह हाफिज।